नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और आज बात होगी बेली फैट पर। जी हां, बेली फैट वेरी बैड। और ये बात बिल्कुल सही है कि अक्सर हम तो दुबले पतले रहते हैं लेकिन हमारा पेट बाहर निकल आता है। और ये बात महिला, पुरुष, इवन आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिलती है। मतलब बात ओबेसिटी की नहीं हो रही, बात मोटेपन की नहीं हो रही। समझिएगा अंतर। बात ये हो रही कि आपकी बाकी फिजिक ठीक ठाक है, आप कोई मोटे या बहुत हैवी पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन आपका पेट बाहर आ गया, आपकी बेली बाहर आ गई है, तोंद भी हम जिसे कहते हैं। लेकिन मेडिकली कहा जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। शायद एक बार आदमी पूरी काया के तौर पर वजनदार हो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अकेला पेट बाहर निकला है, इसके कई सारे मायने हैं और ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है। तो आज इसी बेली फैट पर बात करेंगे कि भाई क्यों आता है, इसके मतलब क्या है, निजात कैसे मिलेगी और क्या किया जा सकता है। कुछ तथ्य देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, फिर आगे बात को ले जाएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स आज हमने आपके लिए खासतौर पे बुलाए हैं जिनसे पूरी बातचीत होगी। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स द लैंसेट की रिपोर्ट है, खासतौर पे इंडियंस के लिए 40% महिलाओं को एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। जी हाँ, एक ये लगेगा आपको फैट की क्या अलग है, लेकिन 40% महिलाओं में बेली फैट मिला है, जबकि एज कंपेयर 12% पुरुषों में ज़रूरत से ज़्यादा बेली फैट पाया गया है। यानी महिलाओं के लिए बेली फैट की समस्या ज़्यादा है। उसके कारण क्या है, उसमें आगे जाते हैं। महिलाओं में उम्र के साथ बढ़ता है, तो ये भी पाया गया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है बेली फैट महिलाओं में इंक्रीज हो रहा है। इसके पीछे कई हार्मोनल रीजंस भी रहते हैं, लेकिन सही तो नहीं है, तो फिर उसका निदान कैसे होगा वो देखेंगे। अमीरों में, मांसाहारियों में कहा गया है कि बेली फैट ज़्यादा है, ये रिसर्च से निकलकर सामने आया है। इसीलिए आजकल बात होती है कुछ नए इंडेक्सेस की। बीएमआई को हम सब जानते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स, उससे आइडिया लगता है कि भाई आप कितने स्वस्थ हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है बॉडी मास इंडेक्स नहीं, आप बॉडी राउंडनेस इंडेक्स BRI की बात कीजिए। बीएमआई से एग्जैक्टली आपके फैट का पता नहीं लग पाता है। तो बॉडी राउंड इंडेक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या है, मतलब ये तो हम कह रहे हैं कि इसका चलन बढ़ रहा है, लेकिन उससे सच में आपकी हेल्थ की एक दूसरी परिभाषा मिलेगी आपको। BRI में उम्र, ऊंचाई, सेक्स, रेस, ये सब भी शामिल होते हैं। इसके अलावा आपका वेस्ट और हिप साइज ये भी शामिल किया जाता है, यानी शरीर का जो पूरा नाप है वो कैसा है। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप अपना BRI। तो BRI क्या होता है और इससे कितने फ़ायदे हैं, इस पर भी शो में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन बेली फैट क्यों इतना खतरनाक है और क्यों बार बार इस पर अलार्म्स बजने लगे हैं आजकल, इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के बैरियाट्रिक सर्जरी सेंटर के चेयरपर्सन डॉक्टर सुधीर कुमार कलन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर अरुण प्रसाद और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन फराह शानम। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधीर, हम आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बेली फैट इतना क्यों कहा जा रहा है कि आप एक बार शायद आपका पूरा शरीर बल्कि हो उतना खराब नहीं है, लेकिन अगर बेली फैट है यानी आपका पेट बाहर निकला हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक है? देखिए विपिन जी, अगर हम बॉडी मास इंडेक्स को कंपेयर करें एशियन पॉपुलेशन में और कॉकेशियन पॉपुलेशन में, हम पाएंगे कि लोअर BMI पे मसल मास सेम होने के साथ साथ हमारा बेली फैट ज्यादा है। तो बेली फैट होने से हमें एक चीज बोली जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हमें लोअर BMI पे हमारे पेशेंट्स को डायबिटीज जैसे बढ़ते हैं, ओबेसिटी के साथ साथ डायबिटीज जो हो जाती है या डिस्लिपिडीमिया हो जाता है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो लोअर BMI पे होती है, एंड दैट हैज बीन एसोसिएटेड विद बेली फैट। तो इसीलिए बेली फैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉपुलेशन पियर शेप्ड ओबेसिटी है, दैट मींस जो ओबेसिटी है वो ट्रंक के आसपास ज्यादा पाई जाती है, खास करके लेडीज में। ठीक है, तो डॉक्टर अरुण प्रसाद ये बताइए, महिला वाला फैक्टर तो मैं भी जाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन ये कैसे होता है कि आप जैसे इन जनरल है कि भाई आप ज़्यादा खा रहे हैं या ज़्यादा फैट्स खा रहे हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, लेकिन मोटे होने की बजाय वो लोगों के पेट की तरफ ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो क्या फिनोमेना होता है इसके पीछे? वरना इन जनरल तो ये होना चाहिए कि अगर आप खा रहे हैं उल्टा सीधा या ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको पूरा शरीर बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ बेली बढ़ती है, ऐसा क्यों? तो काफ़ी कुछ हमारे क्षेत्र से मैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये देशों की बात कर रहा हूँ जो साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है। हमारे जेनेटिक्स में एक सिंड्रोम X करके प्रॉब्लम आती है, जिससे कि हमारे जीन्स ने हमें ज्यादा प्रोन किया है कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान ना रखें
और हम वेस्टर्न डाइट और हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसे कहते हैं इसके खाने को ज्यादा ले, तो हमारे पेट में जो आगे की तरफ का पेट है उसके जो फैट सेल्स हैं उसमें फैट डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये जेनेटिक है, और थोड़ा बहुत जैसे कि सुधीर ने कहा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी इंडियंस में कुछ ज्यादा ही होती है। तभी आपने देखा होगा कई लोग वैसे दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बाहर निकला होता है। जी, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का मैं एंगल आपसे अभी थोड़ा और समझूंगा क्योंकि सीधा डायबिटीज से जुड़ा हुआ है। फरिया, ये बताइए कि जो हमने स्टैटिस्टिक्स देखे उसमें 40% महिलाओं को बेली फैट है जबकि एज कंपेयर पुरुषों में ये चीज कम है, ऐसा क्यों? जेनेटिकली फीमेल्स की बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि वो एक न्यू बॉर्न को बर्थ दे सके, तो उसे हमारी एब्डोमिनल एरिया में फैट का मेल के कंपैरिजन में फैट का कॉम्पोजिशन ज्यादा होता है ताकि हम एक न्यू ग्रोथ को कैरी कर सकें। और मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारे ये मेनोपॉज फेज, इस सब की वजह से हार्मोनल चेंजेस काफी होते हैं, तो ये भी एक रीजन है ज्यादा परसेंटेज फीमेल्स में होना कंपैरेटिव टू मेल्स। ओके, तो ये खान पान से ज़्यादा थोड़ा इन चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करता है, राइट? सुधीर साहब, आपने कहा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीधा सीधा कनेक्शन है, थोड़ा उसके बारे में और बताइए क्योंकि डायबिटीज़ तो अब मतलब बहुत ही कॉमन हो चुका है इंडिया में। देखिए, आप ये आई थिंक मोटा मोटा सब लोगों को पता है कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? जिससे अगर इंसुलिन अगर हमारे लेवल बॉडी में अच्छा है और इंसुलिन अच्छे से काम करता है तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। अगर वो नहीं होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन को जितना काम करना चाहिए उतना वो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। राइट, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कह रहे हैं कि फिर बेली फैट के लिए भी जिम्मेदार बन जाता है? बिल्कुल, राइट राइट। एक और चीज जो मेरे पढ़ने में आई अरुण साहब, वो थी स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस का भी सीधा कोई कनेक्शन आपके बेली फैट से है? स्ट्रेस का भी कनेक्शन है। तो स्ट्रेस जो लाइफस्टाइल होता है हमारा, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स जो होते हैं कि टाइम पे नहीं सोना, टाइम पे नहीं जगना, रेगुलर मील्स का टाइमिंग रेगुलर ना होना, आपके काम में जो स्ट्रेस होता है, इन सब से भी बॉडी में केमिकल्स बनते हैं और वो स्ट्रेस से हमारी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो स्ट्रेस के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जब स्ट्रेस होता है तो आपको कई बार स्ट्रेस के समय आपने भी देखा होगा कि हमें मीठा खाने का मन करता है या ग्लूकोज डाइट खाने का मन करता है। तो ये एक ब्रेन का तरीका है क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, और उस समय अगर हमें खाने की जरूरत नहीं है तो हमें जो ग्लूकोज की जरूरत है वो एक तरह से आर्टिफिशियल जरूरत हो गई है। तो जैसे आप रात को देर तक जगे हुए हैं, रात को 12 बजे आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जगे हुए हैं, आपको स्ट्रेस है, फ्रिज में कुछ रखा हुआ है, आप जाके फ्रिज खोल के कुछ खाएंगे। तो ये जो मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे जो होता है, जो कि हमारे जीन्स में इस तरह का ऊपर वाले ने हमें बनाया नहीं है। हमें बनाया गया था केव में रहने के लिए, जिसमें है कि रात को एक बार अंधेरा हो जाए तो अंधेरे होने के बाद आप सो जाएंगे। ये नहीं कि अंधेरे के बाद आर्टिफिशियल लाइट्स में आप स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर करेंगे। तो सारा मेटाबॉलिज्म हमने खराब कर रखा है। इस खराब करने का डायरेक्ट इफेक्ट सबसे पहले इंसुलिन पे पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, हमारे दुनिया के जो हमारा एरिया है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसमें ये और ज्यादा प्रचलित है क्योंकि जेनेटिकली कहीं ना कहीं नेचर ने हमें इसके लिए बनाया गया था, जिसमें कि हमें स्टोरेज ज्यादा करना है। तो जो थ्रिफ्टी जीन्स कहते हैं, तो हमारे एरिया में उस समय अकाल ज्यादा पड़ते थे, फैमिन्स ज्यादा होते थे। तो कोई ना कोई कारण है जिससे कि हमारे जेनेटिक्स बाकी देशों के जेनेटिक्स से काफी फर्क है। तो एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है कि एक डायबिटीज के डॉक्टर है जो कि पाकिस्तान से है और एक डायबिटीज के डॉक्टर जो अमेरिका से है। उन दोनों की फोटो अक्सर हम अपने मीटिंग्स में दिखाते हैं। दोनों का एज सेम है, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का वेट सेम है। लेकिन जब दोनों का हमने MRI करके देखा तो जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे उनके बेली फैट और फैट कंटेंट कहीं ज्यादा था
बल्कि जो कॉकेशियन काउंटर पार्ट के। तो थोड़ा बहुत जीन्स है, लेकिन वो जीन्स को हम उसका और गलत इस्तेमाल करके और प्रॉब्लम्स अपने लिए बढ़ा रहे हैं। राइट तो थोड़ा सा हिस्टोरिक है इसका रीज़न, लेकिन आप उसका आप कुछ कर नहीं सकते, जो जीन्स हैं वो तो हैं, तो फिर ध्यान ही रखेंगे। एक चीज़ फरिया, वो ये कि कई लोग कहते हैं मेरा स्वीट टूथ है या बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो क्या समझें इसको, क्या ये स्ट्रेस के कारण हो जाता है या फिर ये इन जनरल भी सबको होती है? और नो डाउट मतलब ये सबका अनुभव है कि मीठा खाते हैं तो अच्छा तो लगता ही है। आमतौर पे हमें ये देखा गया है कि अगर आपने अपने दिन की शुरुआत किसी मीठे आइटम से की है तो आपको पूरे दिन मीठे की क्रेविंग्स होंगी। तो कोशिश ये करें आप एटलीस्ट अपने दिन की शुरुआत या तो फाइबर या तो प्रोटीन कुछ ऐसी चीज से करें ताकि आप दिन की क्रेविंग्स को खत्म कर सकें। प्लस ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं, जिस तरह से हम अपने ब्रेन को ढालते हैं उस तरह से हम सोचने की आदत हमारी हो जाती है। और बहुत ऐसा नहीं है कि मीठी चीजें खराब हैं हमारे लिए, मीठी चीजें हमारे लिए अच्छे ऑप्शंस भी हैं, बट हम क्या मीठा खा रहे हैं। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप चॉकलेट मिठाइयां ना खाकर थोड़ा सा गुड़ खा लें, वो आपका खाने के बाद डाइजेशन आपका अच्छा करेगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो आपकी क्रेविंग्स भी दूर करेगा। तो दिन की शुरुआत एटलीस्ट मीठे से ना हो, ये हमें ध्यान रखें। चलिए ये बढ़िया बात है, क्योंकि अमूमन मीठा एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपके वेट गेन में, और मीठे के साथ थोड़ा चस्का भी होता है। आपने एक खाया, आपका हाथ एक पर रुकता नहीं है, उसमें मतलब वो एक तरीके की क्रेविंग कह लीजिए, व्हाटएवर, वो बढ़ता चला जाता है। आप ज़्यादा खा लेते हैं तो ठीक है। अच्छा एक सुझाव है यहाँ पे मैम की तरफ से कि आप फाइबर और दूसरी चीज़ों से थोड़ी दिन की शुरुआत कीजिए, तो वो दिन भर आपकी जो मीठे की क्रेविंग है वो कंट्रोल रहेगी। या फिर आप थोड़ी नेचुरल चीज़ें ले लें, गुड़ या फिर किशमिश जैसी चीज़ें, वो शायद आपको थोड़ा सा संतुलित रखेंगी। लेकिन मीठा फिर भी मीठा है, क्या हर तरह का मीठा चलेगा? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बेली फैट को हमने समझ लिया। अब भले ही उसके रीजंस हमारे जीन्स से आ रहे हों या हिस्टोरिक हों, लेकिन आप क्या करेंगे, क्योंकि बेली फैट एनीवे आपके लिए अच्छा तो नहीं है। तो उसको मेंटेन कैसे करना है? क्या उसका सिंपल फार्मूला है कि बस जितना आपने खाया उतना आपको पचाना है, जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उतनी बर्न करनी है, या इसके आगे भी कोई बात? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और बात हो रही है बेली फैट की कि क्यों बेली फैट्स हम इंडियंस में या हमारे एशियन रीजन में इतना ज़्यादा प्रिडोमिनेंट देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, महिलाओं में ये चीज़ और ज़्यादा है, और ये कितना ख़तरनाक है और इससे कैसे आप निजात पा सकते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो डॉक्टर सुधीर, आई थिंक एक तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई आप जितना कैलोरीज लेते हैं उतनी बर्न कीजिए, लेकिन इतना आसान होता तो फिर सब लोग कर लेते हैं, सबके साथ ये मेंटेन होता हुआ दिखता नहीं है। क्या तरीका बेस्ट रहता है? देखिए, ओबेसिटी जो है एक बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज है। उसका कहीं ना कहीं जेनेटिक ओरिजिन है, कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल ओरिजिन है, और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ओबेसिटी के अंदर इन सब तीनों चारों चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो मोटी मोटी बात है, आपको इसमें पहली चीज यह है कि हमें टोटल कैलोरीज कंज्यूम जो है हमारी, वो टोटल कैलोरीज बर्न आउट जो है उससे कम होनी चाहिए, तभी हम वेट लॉस कर सकते हैं। मोटा मोटा अगर देखें तो 8000 कैलोरीज का डेफिशिएट होना चाहिए, तब जाके हम 1 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो पहला लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम टोटल कैलोरी जो कंज्यूम करते हैं उसको कम करें। दूसरा लक्ष्य क्या होगा? दूसरा लक्ष्य होगा कि जो हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं वो हम अच्छी कैलोरीज कंज्यूम करें, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल कैलोरीज कंज्यूम एंड द क्वालिटी ऑफ कैलोरीज कंज्यूम। अगर आप कैलोरीज जो टोटल ले रहे हैं वो सारा कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आपका वजन कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कैलोरीज कम करनी है और टोटल कैलोरीज को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके साथ साथ कब आप लेते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सारी कैलोरीज आप सिर्फ सुबह नहीं लेते और रात को 11 बजे खाना खा के सो जाते हैं तो वो भी गलत है। अगर आप खाते हैं और अच्छी तरह सो नहीं पाते हैं तो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं अ गुड क्वालिटी स्लीप, सम एक्सरसाइज एंड टोटल कैलोरीज, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारे अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा तो भी वजन कम नहीं होगा।
अगर अच्छे से हम सोएंगे नहीं तो भी वजन कम नहीं होगा, हर वक्त स्ट्रेस रहेंगे तो भी वजन कम नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करके ही वजन कम करा जा सकता है। नहीं, ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या खा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी। अभी हम अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछेंगे कि एग्जैक्टली जब बात आती कि क्या खाना है तब शायद मामला गड़बड़ा जाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब खा रहे हैं। आप देर रात अगर वो कैलोरी ले रहे हैं तो फिर तो तकलीफ होगी ही होगी। डॉक्टर अरुण, एक जो हमने शुरू में बात की थी BRI की भी, जैसे एक BMI आपने कहा और दूसरा BRI बॉडी राउंड इंडेक्स, क्या उससे कोई आपको फायदा होगा? मतलब आई थिंक वो एक पैमाना है लेकिन फाइनली उस पर काम तो आपको करना ही पड़ेगा। जी हाँ, देखिए BMI BRI ये सब क्राइटेरिया है क्वांटिफाई करने के लिए। तो जैसे कि कोई डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम कर रहा है तो उसको ये एक आपका टूल मिल गया है। जैसे वेइंग मशीन होता है कि जिसमें आप वेट देख सकते हैं, सबसे सिंपल वही है जो सदियों से चला आ रहा है। तो उसको थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। अब हमारे पास बॉडी मास एनालिसिस की मशीन भी आ रही है जिसमें ये भी बताएगा कि आपके दाएं पैर में कितना फैट है और बाएं हाथ में कितना फैट है। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर हमारी डाइटिशियन अभी आगे बताएंगी, बट बेसिकली 5 चीजें देखी जाएंगी इसमें। नंबर 1, जैसा सुधीर ने बोला है, कैलोरी डिफिसिट, आपको कम कैलोरी लेना है आपके बर्न से। नंबर 2, आपके खाने में इनफ फाइबर होना चाहिए, फाइबर बहुत जरूरी है। तीसरा, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो जो आपको इंटरनेट पे आप कभी भी गूगल कर सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम रखिए, 50 से नीचे रखिए। प्रोटीन की बहुत जरूरत है। एक और प्रॉब्लम है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, लोग कहते तो है कि हम नॉन वेजिटेरियन है लेकिन प्रोटीन खाना बहुत मुश्किल है। प्रोटीन का टेस्ट किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब लोग कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, कुछ दिन खाएंगे प्रोटीन फिर अवॉइड करने लगेंगे। 5वां आपका जो आ जाता है फैट। तो इसमें हमें जो फैट लेना है, अनसैचुरेटेड फैट लेना है, सैचुरेटेड या ट्रांस फैट नहीं लेना चाहिए। तो ये 5 डाइटरी वो है जो कि हमारी डाइटिशियन बताएंगी। साथ साथ हमें एक्सरसाइज बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम डाइट जब लेना शुरू करेंगे तो बॉडी को क्या लगेगा, जैसा कि मैंने पहले जीन्स की बात करी है, जीन्स को लगेगा अरे अकाल आ गया, ये आदमी जो इतना खाता था अब अचानक इसको खाने की कमी हो गई है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो जीन्स क्या करेगी, जीन्स आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम कर देगी, तो आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, तो आपका जो वेट लॉस हो रहा था वो आके ब्रेक लग जाएगा, वो रुक जाएगा। तो ये ना रुके, इसके लिए हमें जीन्स को शो करना है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं एक्सरसाइज करता हूं। तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, आप वेट एक्सरसाइज करें। एरोबिक से आप फिट होंगे, वेट से आपका मसल मास बढ़ेगा। जैसे ही मसल मास बढ़ेगा आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी और आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म वापस ट्रैक में आएगा। आप सिर्फ अगर डाइट करेंगे तो आपका मसल मास कम होता जाएगा। एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी आई है जो कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए काफी यूजफुल है। आप हाई इंटेंसिटी ट्रेन करो, फिर रेस्ट करो, फिर हाई इंटेंसिटी करो, रेस्ट करो, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा ड्यूरेशन आपको एक बार एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं फिर से स्ट्रेस करूंगा 80% इज डाइट, 20% इज एक्सरसाइज। डाइट से ही आपको वेट लॉस होएगा, आपका बेली फैट जाएगा। एक्सरसाइज इज ओनली टू मेक यू fit and to make you more in tone and in shape। चलिए, बढ़िया आपने बताया कि क्या महत्व है सारी चीज़ों का। और बॉल अब आ गई है फराह मैम आपके कोर्ट में। तो जो हमारे दोनों ही डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट डाइट जिसमें फाइबर का बहुत महत्व है, तो फाइबर के तौर पे क्या हो। और साथ में अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोटीन हम बोलते बहुत हैं लेकिन प्रोटीन हमारे खाने में कम होता है, कैसे एक बैलेंस डाइट बनेगी? एक बैलेंस डाइट का मतलब है सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना, बट सारे फूड ग्रुप्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, एवरीथिंग। बट कार्बोहाइड्रेट में अगेन जैसे डॉक्टर कलहन ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट कौन से ले रहे हैं ये मैटर करता है। 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो मैदे से बनी हुई चीजें जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है, ये आते हैं सब सिंपल कार्ब्स में। तो हमें कोशिश करें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करें। आजकल बहुत फैशन में है मिलेट डाइट, तो जितना हो सकता है हमारा पुराना अनाज है पूर्वजों का, उसे हम प्रैक्टिस में लाएं। रागी, ज्वार, बाजरा, इसकी रोटी, इसका दलिया, चीला, किसी भी फॉर्म में हम इसे लेंगे तो एक तो ग्लूटेन कम मिलेगा हमें,
एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। सेकेंड इज प्रोटीन्स नॉन वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेजिटेरियंस के लिए पोल्ट्री, चिकन, फिश, ये सोर्सेज हैं। आप इसे डीप फ्राई ना करके, ग्रेवीज ना खा के, रोस्टेड, सॉटे करके, सूप्स के फॉर्म में, ब्रॉथ्स के फॉर्म में, अपने पैलेटेबिलिटी के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर वेजिटेरियंस इट इज ऑल टाइप्स ऑफ दालें, तो उसको ऐसे दालों में आप नहीं खाना है तो आपको स्प्राउट्स चाट बना के खाइए, मूंग की दाल का चीला खाइए, बेसन इज वेरी हेल्दी, बेसन का चीला बना के, बेसन के समटाइम्स। तो फरिया, यहाँ पर मैं आपको बीच में एक रोक रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा प्रोटीन डेफिसिट है, नहीं इतना मेंटेन कर पाते कि रोज़ इस तरह से मैनेज करें, उसकी जगह वो प्रोटीन पाउडर्स, चाहे वो वे प्रोटीन हो या फिर वो आजकल बाज़ार में बहुत सारे प्लांट बेस्ड प्रोटीन आने लगे हैं, क्या वो अच्छा अल्टरनेटिव होता है? देखिए, पर्सनली मैं इन चीजों के अगेंस्ट हूँ। मेरे सिंपल टर्म्स में आपको मैं बताऊंगी, जो नेचुरल चीज आ रही है बिना पैक करी हुई, बिना डिब्बे के, वो एक टर्म रखें, चाहे वो ब्रेड है, बिस्किट है, या डिब्बाबंद कोई भी फ्रूट जूस, कोई कुछ भी है। प्रोटीन पाउडर तो बहुत दूर की बात है। तो जो भी पैकेट में कमर्शियली प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हैं, वो मार्केट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। जितना आप नेचुरली, ओरिजिनली फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी है। कुछ नहीं समझ में आए तो दादी नानी का टाइम याद कर लें कि वो किस तरह से खाना खिलाते थे, उनके खानों में कितना हर्ब्स, कितने मसाले, क्या इस्तेमाल होता था, बस उसी को फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ काफी आसान हो जाएगी। नहीं, ठीक है। तो खाने की ये चीज़ें जहाँ पर आपको अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, उसमें ऐसा नहीं है कि कार्ब्स आप हटा देंगे, बिल्कुल वो भी आपको डेली रूटीन में जो एनर्जी चाहिए वहीं से आएगी, लेकिन जैसा मैम ने कहा, कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ आप बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप इन दिनों तो मिलेट्स की वाकई बहुत सारी बातें होती हैं और नाना प्रकार के मिलेट्स मिलने लग गए हैं, उनकी 10 तरह की डिशेस भी अब आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं कि बोरिंग फूड है, वो लीजिए, चाहे वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के लिए प्रोटीन के ऑप्शंस मैम ने बता दिए। और ये इंपॉर्टेंट बात बताइए कि आप बेहतर है कि कोई वे प्रोटीन पिएं या कोई और तरह का प्रोटीन शेक पिएं, आप नेचुरल तरीके से स्प्राउट्स खा लीजिए, दालें खा लीजिए, मूंगफली खा लीजिए, इस तरह की चीज़ें अगर अपनी डाइट में शामिल करते हैं ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस होगा। एंड फ्रूट्स नो डाउट विद, शायद मैम आप यही कहेंगे कि जूस की जगह आप पूरा का पूरा, जिसको साबुत फल कहते हैं, विद फाइबर, वही खाना बेटर होगा। बहुत सारे लोग जूसेस में चले जाते हैं, कोल्ड प्रेस ये वो। एग्जैक्टली, फ्रूट्स जूसेस चाहे फ्रेश भी हैं बट वो स्ट्रेन्ड हैं, फाइबर निकला हुआ है, वो हमारा शुगर स्पाइक में बहुत हेल्प करते हैं। तो बेहतर है हम फ्रूट्स एज अ होल खाएं, वो भी कोशिश करें हम सीजनल फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस दें। वो एक तो सस्ता होता है, चीप होता है, प्लस आपके लिए हेल्दी ज्यादा होता है। जो सीजन में सब्जियां, फ्रूट्स आ रही हैं, वो नेचर ने उसी वक्त के लिए बनाई हैं ताकि वो बॉडी आपकी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप तीनों ने ही बहुत अच्छी तरह से सम अप कर दिया है, बेली फैट क्या है, क्यों है, कहाँ से हमारे अंदर आ रहा है, कैसे उसको हमें ट्रीट करना है, कैसे अपनी लाइफ को सेट करना है इन टर्म्स ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, और क्या खाना है सबसे इंपॉर्टेंट वो भी मैम ने बता दिया है। तो आई होप कि ये जानकारी काफ़ी अच्छी है, बस अब करने की देरी है, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा लेकिन करेंगे तो बेली फैट तो अंदर जाएगा, आप तो खूबसूरत दिखेंगे ही दिखेंगे, लेकिन आई थिंक उससे भी बेहतर आप अपने आप को अंदर से महसूस करेंगे ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा मेंटेन्ड और बैलेंस। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज इस बहुत ही काम की बातचीत के लिए। नमस्कार।